हेलो दोस्तों, रोशन अकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो सीटेट से संबंधित है। आज हम आप लोग के सामने ईवीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं, जो कि सीटेट के एग्ज़ाम को देखते हुए लगातार आपको प्रश्न आंसर को तैयारी कराया जा रहा है, ताकि आप सीटेट में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं और सीटेट को पूर्ण रूप से क्रैक कर सकें। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी जुड़ जाएं और दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए हम आज बात करते हैं ईवीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपका क्रैक करने में सबसे बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा यह वीडियो। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लास्ट तक बने रहें। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 61 से। कहता है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना ... सहायता करना है। पहला, पाठ की आनंददायी और रोचक बनाने में। दूसरा, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। तीसरा, शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में। चौथा, सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सारणीकरण करने में। तो कौन सा आंसर होगा, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में करें। तो चलिए इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। क्योंकि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना किसमें सहायता करता है? स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। आनंददायी बनाना एक गलत हो जाएगा आपका। फिर शिक्षार्थियों को निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान में रखना, ये भी नहीं होगा। चौथा है, सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सारणीकरण करना, जी नहीं, आपको दूसरा आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 62 देखेंगे। सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अविद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। पहला, समूहों में द्वंद्व। दूसरा, गहन प्रतियोगिता। तीसरा, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। चौथा, उच्च नैतिक विकास। इसमें कौन सा आंसर होगा, आप लोग कमेंट में आंसर ज़रूर करें, ताकि आपका सीटेट में जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। तो आप एक्यूरेट जा करके कॉन्फिडेंस के साथ ऑप्शन को टेक आउट करेंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर जल्दी से जुड़ जाएं, ताकि आप सीटेट में अच्छे से क्रैक कर सकें। तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताएंगे, क्या इसका आंसर होगा। तो चलिए इसका आंसर तीसरा हो जाएगा, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। समूहों में द्वंद्व उत्पन्न कैसे करोगे, ये तो ऐसे ही गलत है। गहन प्रतियोगिता, इस ये भी नहीं होगा। उच्च नैतिक विकास, ये भी नहीं होगा। आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। चलिए आगे देखते हैं। 63 नंबर प्रश्न क्या कहता है? सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह ... के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो इसमें पहला, सामान्य से विशिष्ट की ओर। दूसरा, निरंतरता। तीसरा, अंतः संबंध। चौथा, व्यक्तिक विभिन्नताओं। तो आप लोग इसको आंसर करेंगे और बताएंगे। तो चलिए इसका 63 का आंसर होगा चौथा, व्यक्तिक विभिन्नताओं। सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर और लीना चर्चा एवं बेस्टर्मिंग मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। देखिए, सीमा रट के पढ़ती है और लीना जो है समझ करके पढ़ती है, दोनों में यही अंतर है। तो क्या होगा, व्यक्तिक विभिन्नताओं का अंतर है। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विभिन्नता देखने को मिलेंगे, पढ़ने से लेकर चलने बोलने शारीरिक रूप से भी विभिन्नताएं मिलेंगे। आपको हम जब CDP कराएंगे तो आपको पूर्ण रूप से हम बताने की अधिक से अधिक कोशिश करेंगे। इस 64 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। पहला, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया। दूसरा, मलेरिया हैजा मियादी बुखार। तीसरा, मलेरिया डेंगू हैजा। चौथा, मलेरिया चिकनगुनिया मियादी बुखार। इसमें से कौन सा होगा?
वह रोग का नाम चुनिए जो मच्छरों के द्वारा फैलता है। कौन सा होगा? तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका आंसर पहला हो जाएगा डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया मच्छरों के द्वारा फैलता है। चलिए आगे देखते हैं। 65 नंबर प्रश्न देखेंगे। सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। ए, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। बी, नाग कोबरा जहरीले सांप का एक प्रकार है। सी, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उनके शरीर में चला जाता है। डी, सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा आप लोग आंसर करेंगे। पहला कह रहा है कि हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। बी कहता है नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है, बिल्कुल सही है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, जी नहीं, जहरीले सांप के 2 खोखले दांत होते हैं, यही आपका सी गलत हो जाएगा। इसके बाद डी कह रहा है सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है, बिल्कुल सही। तो आपका ए बी डी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ए बी डी आंसर सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। 66 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से सही अभिलक्षण चुनिए। पहला, अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव्य। दूसरा, बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल। तीसरा, बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। चौथा, बदबूदार पतला पीला द्रव्य। इसमें कौन सा आंसर होगा आप लोग आंसर करेंगे। तो चलिए इसका आंसर तीसरा हो जाएगा बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। चलिए आगे देखते हैं। 67 नंबर प्रश्न देखेंगे। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। पहला, सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट। दूसरा, पीसे हुए चावल के रंगीन घोल। तीसरा, विशेष प्रकार के बने पोस्टर रंग। चौथा, अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट। इसमें कौन सा आंसर होगा आप लोग आंसर करेंगे। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, पीसे हुए चावल के रंगीन घोल। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकार जो है मधुबनी के जो चित्र वहाँ बनाते हैं, पीसे हुए चावल के रंग को घोल करके बनाने के काम करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मधुबनी कहाँ है? तो बिहार में ही स्थित है, मधुबनी जिला है। 68 नंबर प्रश्न देखेंगे। डिसलेक्सिया मुख्यतः डॉट 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 की समस्या के साथ संबंधित है। पहला, बोलने और सुनने। दूसरा, पढ़ने। तीसरा, सुनने। चौथा, बोलने। तो इसमें कौन सा आंसर होगा आप लोग आंसर करेंगे। 68 नंबर प्रश्न देखेंगे। डिसलेक्सिया मुख्यतः डॉट 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 की समस्या के साथ संबंधित है। पहला, बोलने और सुनने। दूसरा, पढ़ने। तीसरा, सुनने। चौथा, बोलने। इसमें कौन सा आंसर होगा आप लोग आंसर करेंगे। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं सीटेट में, सभी को हम एक वीडियो के माध्यम से सभी को उसमें इंक्लूड करके आप लोग को बता दिया गया है। आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पे होम पे या वीडियोज में आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। डिसलेक्सिया विकार से ग्रसित जो बच्चे होते हैं वो 100 को वाज के रूप में पढ़ता है। तो चलिए आगे देखते हैं। 69 नंबर प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। प्रश्न संख्या 69, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को डॉट 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 उपलब्ध कराना चाहिए। पहला, प्रकरणों में अंतः निर्मित। दूसरा, पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर। तीसरा, इकाई के अंत में। चौथा, पाठ के अंत में। इसमें कौन सा आंसर होगा आप लोग आंसर करेंगे। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला, प्रकरणों में अंतः निर्मित। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 70 नंबर प्रश्न देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को पहला, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। दूसरा, अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। तीसरा, विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। चौथा, विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो आप लोग आंसर करेंगे कौन सा आंसर सही होगा 70 के।
कमेंट में आंसर ज़रूर करें आप लोग, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो चलिए इसका आंसर तीसरा हो जाएगा, विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को बच्चे के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि बच्चे के दृष्टिकोण, उसका जो दृष्टिकोण है वो जो कहे वही करते रहे शिक्षक। फिर अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, ये भी आपको नहीं होगा। फिर कह रहा है विशेषता पुस्तकों को परीक्षा, यहाँ पर परीक्षा जो है से नेगेटिव शब्द है, परीक्षा पर ध्यान देना चाहिए, ये आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 71 देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है ... का प्रयोग करना। पहला गृह कार्य, दूसरा योगात्मक कार्य, तीसरा पोर्टफोलियो, चौथा हो गया आवधिक परीक्षाएं। तो आप लोग आंसर करें, कमेंट में ज़रूर आप लोग आंसर करें। आप लोग कमेंट में आंसर नहीं करते हैं, या फिर कॉपी कलम ले करके आप खुद से कर सकते हैं। चलिए इसमें आंसर बताएं, कौन सा आंसर होगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चे के आकलन करने का, यहाँ पर देख सकते हैं प्राथमिक स्तर पर जब आकलन करना हो तो पोर्टफोलियो सबसे बेटर होता है। पोर्टफोलियो के माध्यम से हमने कई बार बता चुके हैं आपको, हिंदी पेडागोजी भी करा रहे थे तो उसमें भी बताया गया है। हर जगह मिलेंगे आपको, हिंदी में भी मिलेगा, संस्कृत में भी मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा, मैथ और CDP सभी में मिलता है। इसलिए इसको आप लोग ज़रूर इसको याद रखेंगे। पोर्टफोलियो क्या है, एक बच्चे के जो भी प्रोग्रेस होता है उसका रिकॉर्ड रखने का काम करता है, यानी डायरी मेंटेन रखने का काम करता है। उसी के माध्यम से आकलन करने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है बच्चों को। चलिए आगे देखते हैं। 72 नंबर प्रश्न देखेंगे। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये पहला अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, दूसरा शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, तीसरा प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, चौथा शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, आप लोग कमेंट में आंसर ज़रूर करें। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर पहला हो जाएगा, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। जो है एक शिक्षा की जो गतिविधि होती है वो बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणात्मक पर आधारित होती है। इसमें बच्चे की रुचि जागृत होती है। दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से बच्चे में रुचि जागृत होती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। 73 नंबर प्रश्न देखेंगे। ... के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। पहला सहयोगात्मक अधिगम, दूसरा निर्देशित खोज, तीसरा व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने, चौथा समस्या समाधान। इसमें कौन सा आंसर होगा, आप लोग आंसर करेंगे। 73 के आंसर करें कमेंट में। तो चलिए इसका आंसर तीसरा हो जाएगा, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। कह रहा है कि किसके अलावा पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। सब विधियां हैं, एगो के छोड़ करके सब पढ़ाने की विधियां हैं पर्यावरण के। तो वही करें किसके अलावा, आप इसको निगेटिव अलावा दिया है। अलावा क्या होता है, ये निगेटिव सेंस है। किसके अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं, तो अलावा निगेटिव सेंस में जाता है, यानी पर्यावरण अध्ययन एक छोड़ाकर सभी पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। तो व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना, व्याख्यान इतिहास में पढ़ाया जाता है न कि पर्यावरण अध्ययन में। सहयोगात्मक विधि ये बिल्कुल सही है। निर्देशित खोज विधि ये भी सही है। समस्या समाधान विधि ये भी आपका सही है, लेकिन व्याख्यान द्वारा स्पष्ट करने ये आपका इतिहास में पढ़ाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे उच्च कक्षा में पढ़ाया जाता है इतिहास में। यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन 74 में। किसके अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। पहला शिक्षा की गुणवत्ता, दूसरा पौष्टिकता की गुणवत्ता, तीसरा शारीरिक गठन, चौथा संस्कृति। इसमें कौन सा आंसर होगा, किसके अलावा पूछ रहा है। फिर वही है, एक चीज़ को छोड़ा करके, ऑप्शन को छोड़ा करके बाकी ये सभी सही है। किसके अलावा यानी निगेटिव चुनना है, इसमें भी निगेटिव है,
किसके अलावा बच्चे के विकास को आकार देने और वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित में से सभी शामिल हैं। तो इसमें आंसर करेंगे, आपको क्या आंसर होगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, शारीरिक गठन। बाकी जो है बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारक हैं शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता की गुणवत्ता और चौथा संस्कृति। ये सब बच्चे के विकास को वातावरणीय कारकों को आकार देने वाले हैं। बच्चे का विकास पूर्ण रूप से कब होता है? जब वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम, अगर दोनों में से कोई, चाहे वंशानुक्रम या वातावरण, दोनों में से कोई भी अगर बाधित होता है बच्चे के संपूर्ण विकास में, तो बच्चे के पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है। चलिए आगे देखते हैं। 75 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है ... को बढ़ावा देना। इसमें क्या आंसर होगा? आप लोग आंसर करेंगे। पहला कहता है शिक्षार्थी स्वायत्तता, दूसरा पुनर्बलन, तीसरा ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, चौथा व्यक्तिक विभिन्नताएं। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? आप लोग आंसर करेंगे। कमेंट में ज़रूर आप आंसर करें, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए 75 के तीसरा आंसर हो जाएगा ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। नवीन संकल्पना को पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर अगर पढ़ाया जाता है तो सहसंबंध में स्थानांतरण एवं उद्देश्य को पूरा करती है। चलिए आगे देखते हैं। तो गाइज आज का इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी जुड़ जाएं और दोस्तों को भी शेयर कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सब्सक्राइब करके। तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।